भाभी अपना घर मेहमानों के आने पर ही साफ करती है। दरअसल चारू के पति दीपेश की बदली कुछ ही महीनों पहले उसी शहर में हुई थी जहां उसकी ननंद रहती थी और दीपावली में ननंद के सास ससुर आए हुए थे। उन्हें लंबे दिनों तक रहना था, पर अचानक गांव में कोई काम आ जाने के चलते वो लोग जल्दी लौट रहे थे। तो ननंद की सास ने उसके भाई भाभी से भी मिलने की इच्छा जाहिर की। ननंद ने फ़ोन लगाया भाभी को कि सासू माँ ससुर जी और मैं 2 घंटे में आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तब तक भाई भी ऑफिस से आ जाएगा। अब भाई आ नहीं रही थी। बच्चे छुट्टियों की वजह से घर में थे तो जमकर गन मचा रहे थे और दिवाली की साफ सफाई और कामकाज के बाद चारू भी थकी थकी सी थी। तो 2-3 दिन से घर की हालत खस्ता पड़ी हुई थी। ननंद रानी जो साफ सुथरे घर में भी जाले ढूंढ लेती थी, एक सामान इधर से उधर होता तो नोटिस कर लेती। ठीक है, गंदगी देख भी ले और मन में रखे तो कोई बात नहीं, कह भी तो देती थी ना सबसे, भाभी वहाँ साफ नहीं किया क्या? भाभी उधर गंदा लग रहा है, पोछे नहीं लगवाती क्या? अब ऐसे इंसान से तो डर वाजिब सा ही है। उनकी बेटी बड़ी थी और बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा था, तो जो सामान घर में जैसे रख देती वैसे ही रखा रहता। साथ ही जीजाजी भी काफ़ी एक्टिव रहते, पर वहाँ तो दोनों बच्चे जो करते वो करते ही दीपेश भी जहाँ जो खाते पीते वही रख देते। गीला तौलिया बेड पर डाल देते, मोजे खोलकर सोफे के अंदर तो कभी बेड के अंदर फेंक देते। एक चीज़ ढूंढने में पूरे कमरे में कबाड़ मचा देते। एक अकेली चारू आखिर क्या क्या करती? तो जो वो करते उनको करने देती, फिर जब समय मिलता तो सब कुछ सहेजती समेटती। ऐसे ही किसी दिन अचानक से ननंद आ गई और बिखरा घर देखकर सब जगह प्रचार कर आई। भाभी तो अपना घर मेहमानों के आने पर ही साफ करती है और दिन तो घर गंदा ही रहता है उनका। तब से बेचारी चारू और डर गई थी। अब उनकी सास आ रही है तो वो तो उनसे भी 2 कदम आगे ही होगी ना। अभी तक उनकी बहू ने उसका मजाक उड़ाया था, अब वो भी उड़ाएगी। बर्तन धुलने और किचन साफ करने के बाद चारू ने घड़ी देखा तो 1 घंटे बचे थे। इधर आई तो देखा बेचारे बच्चे अपने नन्हे हाथों से घर समेटने में लगे थे। किताबें, खिलौने और कपड़े दोनों लगभग समेट चुके थे। बाकी बचा काम जल्दी जल्दी निपटा कर जल्दी से चारू ने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया तो घर लगभग ठीक ठाक दिखने लगा। पर मन बुझा बुझा सा ही था, क्योंकि लग रहा था कि ननंद तो बुराई निकालेगी ही निकालेगी और सारी मेहनत जो बर्बाद होगी वो अलग। रात भर नींद भी नहीं आएगी। आधे घंटे बचे थे तो उसने दीपेश को उधर से मिठाई, समोसे और आइसक्रीम वगैरह लाने के लिए कहा। दीदी के सास ससुर पहली बार आ रहे हैं, बिना डिनर के कैसे जाने देंगे भला। स्नैक्स हल्का ही रखूँगी, डिनर जल्दी बना लूँगी। अब जब आ जाओगे तो उनसे बात करना, तब तक मैं कर लूँगी। फ़ोन पर दीपेश को बोली चारू। डिनर के लिए वो थोड़ी बहुत तैयारी लगभग कर ही चुकी थी कि डोर बेल बज गई।
आते ही हमेशा की तरह ननन रानी की पारकी नज़रें अपने काम पर लग गई, जबकि उनकी सास चारू से बहुत आत्मीयता से मिली, उसे गले से लगाया। स्वभाव से भी वो बहुत अच्छी और हंसमुख थी। ससुर जी भी काफ़ी अच्छे थे। चाय नाश्ते का दौर चल ही रहा था कि दीपेश भी आ गए। सबको बातचीत में मग्न देखकर चारू किचन में आ गई तो पीछे से ननन और उनकी सास भी उठ गई। पर जहाँ सास किचन में चारू के साथ ही आ गई, ननन पूरे घर घूम घूम कर देखने लगी। चारू को पता था कोई ना कोई बम तो फिर ज़रूर ही फूटेगा। खाने की टेबल पर ननन के सास ससुर खूब तारीफ किए जा रहे थे। बहू, तुम्हारी भाभी के हाथों में तो जादू है, अब तुम्हारे मज़े हो गए। एक शहर में हो, जब मन करे आकर सुस्वादु व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते रहो। ससुर जी भी ने कहा, हाँ पापा जी, साफ सफाई के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो भाभी हर चीज़ में बहुत अच्छी है, ये तो मैं भी मानती हूँ। ननन कहाँ कम रहने वाली थी, वो तो ऐसे ही किसी बात के इंतज़ार में ही थी। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहो बहू, मुझे तो चारू बहू के पास आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा सजा सवरा घर देखने में तो सच में बहुत अच्छा लगता है। होटल जैसी फीलिंग आती है, पर रहने में थोड़ा सा अजीब लगता है। कहीं कुछ खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए का डर लगा रहता है। और हम बूढ़े बुजुर्गों को अब सजावट से ज़्यादा आरामदायक वातावरण की ज़रूरत होती है, जहाँ सजगता नहीं सहजता हो। सास तो आखिर सास ही होती है ना, वो तो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गई। थोड़ी देर पहले वाली वही विजयी मुस्कान अब चारू के होठों पर थी, जो अभी तक ननन रानी के लबों पर थिरक रही थी। चारू को एहसास हुआ उसकी और उसके बच्चों की आज ही की मेहनत सफल रही।